हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप पढ़ाई वगैरह स्टार्ट कर दिए, अच्छी पढ़ाई चल रही है। अब हम रिवाइज करेंगे आज ऑडिट का चैप्टर 1 पूरा आज रिवाइज कराऊंगा। SQC 1 भी कराऊंगा, ऐसे 220 भी रिवाइज करूंगा, आपको सारा रिवाइज करूंगा। और जो अपन इसमें अलग से क्वेश्चन है वो भी करा देंगे, ठीक है सर। आज अपन रिवाइज करेंगे, पहले SQC 1 रिवाइज करते हैं, फिर ऐसे 220। आ जाओ सर। SQC 1 चैप्टर का नाम क्या है भाई, एक बार बता दो। क्वालिटी कंट्रोल। तो ये क्वालिटी कंट्रोल की ही बात करता है। SQC 1 क्वालिटी कंट्रोल की भी बात करता है। सर ये क्वालिटी कंट्रोल किसके लिए है? सर मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं सर, फर्म के लिए। वो फर्म क्या करती है? परफॉर्म करती है सर। QC फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। अब सुनो मेरी बात, फर्म का काम क्या है? ऑडिट करना। फर्म का काम क्या है? रिव्यू करना। रिव्यू किस चीज़ का? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। और काम क्या होगा सर? कुछ और भी अदर एश्योरेंस सर्विस देती होगी, हाँ सर। और सर रिलेटेड सर्विस होते हैं नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अब सुनो, वो ऑडिट परफॉर्म कर रही है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कर रही है, अदर एश्योरेंस सर्विस किसका काम कर रही है, या फिर रिलेटेड सर्विस का काम। रिलेटेड सर्विस यानी नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट का। ये सबका एक अलग अलग चैप्टर ICAI ने अगली बार आपको गिफ्ट में दिया, हम वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। आओ SQC 1 क्या है? SQC 1 में आपका रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम बनाना है QC का। स्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ QC, स्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ QC डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस। डिजाइन क्या? वो रीजनेबल एश्योरेंस देगा हम लोग को। किस चीज के बारे में रीजनेबल एश्योरेंस देगा सर? कि फर्म और उसके बंदे, बंदे को क्या बोलता है? इट्स पर्सनल, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? कंप्लाई कर रहे हैं। कंप्लाई किससे? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या फिर लीगल रिक्वायरमेंट से। वेरी इजी, वेरी सिंपल। और सुनो, जो रिपोर्ट इश्यू करे सर, रिपोर्ट कौन इश्यू कर रहा है सर? सर फर्म इश्यू करेगा या एंगेजमेंट पार्टनर करेगा। वो जो रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है SQC 1 की, कि आप ऐसे सिस्टम बनाओ QC का जिससे आपका एक तो रीजनेबल एश्योरेंस मिले कि कंप्लाई हो रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट से, और जो रिपोर्ट इश्यू की जा रही है फर्म या एंगेजमेंट पार्टनर द्वारा वो अप्रोप्रिएट है, ठीक है सर। सर ये QC स्टैंडर्ड्स किस पे अप्लाई होता है? सब सारे फर्म्स पे अप्लाई होता है क्या? हाँ, द QC स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल फर्म इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या उनका, क्या है वो हटाओ। QC है, फर्म है, ऑडिट फर्म है, रिव्यू कर रही है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रही है, अदर एश्योरेंस का काम कर रही है, रिलेटेड सर्विस का काम कर रही है। SQC 1 इज एप्लीकेबल टू ऑल, ठीक है। अब एलिमेंट्स पढ़ते हैं, आ जाओ। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ QC। देखो ये 6 एलिमेंट्स है, क्या है? 6 एलिमेंट्स। इनको आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इनके नाम याद रख लेते हैं, फिर अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात बताओ, लीडर कैसा होना चाहिए? एथिकल लीडर होना चाहिए। क्या, कैसा लीडर होना चाहिए? एथिकल लीडरशिप। तो एथिकल लीडर होना चाहिए। अगर एथिकल लीडर, भाई मेरी तरफ तो देखो, एथिकल लीडर आगे सुनो, एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? एथिकल लीडर एक्सेप्ट करेगा और कंटिन्यूएंस करेगा। कंटिन्यूएंस किस चीज का सर? क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। एथिकल लीडर काम एक्सेप्ट करेगा, सिंपल समझो, एथिकल लीडर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन रिसोर्सेस। सर खुद काम करेगा क्या? नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज काम करवाएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या कराएगा? इंगेजमेंट परफॉर्म करवाएगा। और छठवां पॉइंट सर, वो मॉनिटर करेगा और दूसरों से काम करवाएगा। वेरी सिंपल, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी, इथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ह्यूमन रिसोर्सेज, इंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। सिंपल। अब आओ अलग से अच्छे से एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सर लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। सर देखो, लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म। एक बात बताओ तो, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कौन बनाएंगे? सर SQC 1 रिक्वायर करता है कि पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाओ। ऐसे SQC क्या करता है? स्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट एन इंटरनल कल्चर। वेरी इजी। सुनो, अब ये जो पॉलिसीज है कौन बनाएगा? फर्म का CEOs बनाते, मैनेजिंग पार्टनर्स बनाते, तो उन्हीं को अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? फर्म के क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम की। इधर सुनो, फर्म CEO और मैनेजिंग पार्टनर टू अज्यूम द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फर्म सिस्टम ऑफ QC। वेरी इजी, वेरी सिंपल। आओ अब सुनो, जो बंदों, अब उन्होंने पॉलिसीज तो बना दी, तो कुछ ऑपरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे। हाँ, तो पर्सन असाइंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस रिलेटेड? फॉर फर्म QC। जो ऑपरेशनल का काम करेंगे, जो ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्हें असाइन की है, वो बंदे कैसे होने चाहिए वो डिस्कस किया यहाँ पे। सर सुनो, उनके वो कैसे होना चाहिए? सर उनके पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। सर हाँ, एक्सपीरियंस भी है, एबिलिटी है और अथॉरिटी है टू एज्यूम दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी। वेरी सिंपल। आगे चलते हैं। सुनो,
लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी में अगला पॉइंट है, इट फर्दर रिक्वायर दैट फर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी इज सब्जेक्ट टू द ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म टू अचीव क्वालिटी इन ऑल एंगेजमेंट। हर जगह क्वालिटी चाहिए। तो अब क्या है, फर्म की बिजनेस स्ट्रेटेजी से भी बड़ा कौन है, एसक्यूसी, क्वालिटी कंट्रोल। तो क्या है, बिजनेस स्ट्रेटेजी किससे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म टू अचीव क्वालिटी इन ऑल एंगेजमेंट। बात खत्म। एसेंशियली इट इंप्लाइज दैट ऑडिट, इसका इंप्लीकेशन क्या है, एसेंशियली यही इंप्लीकेशन है कि ऑडिट क्वालिटी इज पैरामाउंट। क्या है, पैरामाउंट है इन ऑल एंगेजमेंट। इट इज नॉट नेगोशिएबल, नेगोशिएबल नहीं है। थोड़ा कम क्वालिटी दूं चलेगा क्या, क्वालिटी में कोई ऊपर नीचे नहीं, एकदम 100% क्वालिटी चाहिए, सिंपल, नॉन नेगोशिएबल है। तो इस क्वालिटी नॉन नेगोशिएबल है तो हमें कुछ चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। यहाँ 3 पॉइंट्स दिया है ने, और ये पॉइंट्स क्या है सर, सुनो कि फर्म जब असाइन कर रही है इट्स मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, फर्म असाइन इट्स मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द कॉमर्शियल कंसिडरेशन डू नॉट ओवरराइड द क्वालिटी ऑफ वर्क परफॉर्म्ड। बात खत्म। आओ अब दूसरे में, फर्म के जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, जिसमें क्या, एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन एंड प्रमोशन। अब सुनो, ये कह रहा है फर्म की जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है जो एड्रेस कर रही है किस चीज के बारे में, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बारे में, कंपनसेशन के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, विथ रिगार्ड्स टू इट्स पर्सनल, आर डिजाइन्ड टू डेमोस्ट्रेट द फर्म ओवरराइडिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। ऐसे डिजाइन करनी चाहिए कि वो डेमोस्ट्रेट करे, क्या डेमोस्ट्रेट करे सर, कि ओवरराइडिंग कमिटमेंट है हमारा क्वालिटी से। ठीक है, सिंपल। अब सुनो, फर्म को डिवोट करने हैं सफिशिएंट रिसोर्सेज। सर सफिशिएंट रिसोर्सेज किस चीज के लिए डिवोट करने हैं, फॉर द डेवलपमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट ऑफ इट्स क्यूसी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। वेरी सिंपल, ये 3 चीजें इंश्योर करनी है। ये लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी है, सीईओ और जो मैनेजिंग पार्टनर है उनकी अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी गुड। और पैरामाउंट है, नॉन नेगोशिएबल है, क्वालिटी अपने को मेंटेन करनी है। चलो आओ एथिकल रिक्वायरमेंट्स में आ जाओ भाई। एथिकल रिक्वायरमेंट में कुछ नहीं है, सेम लाइन लिखिए। फर्म को एस्टेब्लिश करनी है पॉलिसीज, फर्म को एस्टेब्लिश करनी है प्रोसीजर्स जो डिजाइंड हो और प्रोवाइड करें हमें रीजनेबल एश्योरेंस, किस चीज़ के बारे में, कि फर्म और उसके बंदे कंप्लाई कर रहे हैं रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से। हम लोग ने बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन मतलब इंटर से पढ़ते आ रहे हैं, आईपीसीसी मतलब इंटर आईपीसीसी जो करके आए वो। सुनो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इसको तो मैंने डिस्कस भी नहीं करना, पता है हम लोग को, इंटीग्रिटी होगा, ऑब्जेक्टिविटी होगा, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर होगा, प्रोफेशनल बिहेवियर होगा और कॉन्फिडेंशियलिटी होगा। और ज़्यादा डिटेल में इनका एक पॉइंट्स, इनके थ्रेड्स और जो भी है, मतलब एथिक्स में पढ़ते हैं ना इसको अलग से। अब सुनो, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो क्या इज दी फाउंडिंग रिक्वायरमेंट इन ऑल एंगेजमेंट। सब एंगेजमेंट में एक चीज मांगता है, क्या, इंडिपेंडेंस। ऑब्जर्व करना है इंडिपेंडेंस इन ऑल एंगेजमेंट, वेरी इजी। अब आइए, अब फर्म को एस्टेब्लिश करने, अब यही वो सेम लाइन लिख दी इन्होंने कि डिजाइन करो, प्रोवाइड करेगा रीजनेबल एश्योरेंस की उस फर्म और उसके बंदे। अब वहां लिखा था कंप्लाई कर रहे हैं रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से, यहां इन्होंने लग दिया मेंटेन इंडिपेंडेंस से, मेंटेन इंडिपेंडेंस। बात खत्म, जो रिक्वायर्ड बाय द कोड है। ठीक है, अब सुनो, अब ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बना लिए, अब इसका क्या करें भाई, इनको रख दें, नहीं, इनका क्या करेंगे, such policies and procedures should enable the firm to communicate it वो policies procedures ऐसे होने चाहिए कि वो communicate कर दे, क्या communicate कर दे, independence requirements to its personnel, सिंपल। दूसरा पॉइंट है, आपकी जो policies and procedure इस हिसाब से बननी चाहिए जिसमें वो आपके मतलब सारे circumstances दिए हो, सारे मतलब जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ, सिंपल से आइडेंटिफाई कर पाओ, इवेल्युएट कर पाओ क्या, circumstances और रिश्ते मतलब रिलेशनशिप जो क्रिएट कर रहे हैं थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, सिंपल। अब एक बात बताओ, थ्रेट से क्रिएट इंडिपेंडेंस, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर एक्शन लेंगे, टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट दोज थ्रेट्स और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड। अगर थ्रेट है तो सेफगार्ड लगा के उसको कम करेंगे, या तो रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। और अगर ये सब नहीं हो रहा और कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट है तो विड्रॉ कर लो फ्रॉम द एंगेजमेंट। बात खत्म। अब हर वक्त आपको अभी क्या है, ब्रीचेज हुए, मतलब हर ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर ब्रीच ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ है तो फटाक से नोटिफिकेशन जाना चाहिए, टन बजना चाहिए, क्या, नोटिफाइड होना चाहिए, प्रोमोटली नोटिफाइड टू फर्म के पास। ये अगर कोई भी ब्रीच हो रहा है इंडिपेंडेंस में तो फर्म को नोटिफाई हो जाना चाहिए, और किस लिए सर, अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के लिए, वेरी सिंपल। अब सुनो, साल में एक काम करना, एटलीस्ट एनुअली फर्म को ऑब्टेन करना है रिटर्न कंफर्मेशन। क्या करना है, ऑब्टेन written confirmation of compliance with its policies and procedures
जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंडिपेंडेंस पे बनी है उससे कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, एनुअली एक बार लिखवा लेंगे, उनसे रिटर्न कंफर्मेशन ले लेंगे किस चीज के बारे में कि उन्होंने कंप्लाई किया है उन पॉलिसीज उन प्रोसीजर से जो इंडिपेंडेंस पे बनी है। वेरी इजी फॉर इन टर्म्स ऑफ द मतलब एज रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, कुछ इसमें नहीं है। आगे चलो, SQC1 इम्फेसिस करता है फैमिलियरिटी थ्रेड्स पे। सर फैमिलियरिटी थ्रेड्स क्या होता है? एक बंदे को एक ही क्लाइंट पे लंबे समय तक रखोगे तो वहां पे फैमिलियरिटी हो जाती है और वहीं से फैमिलियरिटी थ्रेट आ जाएगा। ठीक है, यूजिंग द सेम सीनियर पर्सनल ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मे इंपेयर द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एंगेजमेंट। बात खत्म। अब सुनो, द फर्म शुड एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द नीड फॉर सेफगार्ड टू एड्रेस दिस थ्रेड। सिंपल। अब सुनो आगे आओ, इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। अभी देखो फैमिलियरिटी थ्रेट आ गया तो उसको आपको हटाना है, सेफगार्ड करना है। तो उस हटाने उसको सेफगार्ड करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके पास एक क्राइटेरिया बनाओ। ठीक है, फर्म शुड एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द नीड फॉर सेफगार्ड। ये नीड सेफगार्ड के लिए और इस थ्रेट को एड्रेस करने के लिए इन्होंने कहा कि आप एक क्राइटेरिया बताओ। इन डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया फर्म दो चीज कंसिडर करेगी। मेरे साथ बोलो, नेचर और लेंथ। नेचर और लेंथ। नेचर किसका? नेचर ऑफ द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द एक्सटेंट टू विच इन्वॉल्व मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर भी इन्वॉल्व कर रहा है तो वो भी देखेंगे। और नेचर तो देखना है, नेचर किस चीज का? एंगेजमेंट का। और देखो लेंथ क्यों देखेंगे? अरे कितने दिन से वो पे वहां पे बंदा है, लेंथ ऑफ द सर्विस ऑफ द सीनियर पर्सनल ऑन द एंगेजमेंट। बात खत्म। अब सुनो, इस पे सेफगार्ड क्या लगा है? फैमिलियरिटी थ्रेट है। तो सिंपल, फैमिलियरिटी थ्रेट मतलब एक बंदा लंबे समय से एक जगह ऑडिट कर रहा है, इसका थ्रेट हटाने का एक ही तरीका है, रोटेशन कर दो। सबसे इजी तो ये। और अगर रोटेशन नहीं कर पा रहे हो, चलो कोई बात है और कोई कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही, जैसे रोटेशन नहीं कर पा रहे हम लोग कोई भी कारणवश, तो एक काम करो, आप एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू से रिव्यू करा दो। ये दो एग्जांपल हो गए सेफगार्डिंग के। ठीक है, अब देखो फैमिलियरिटी थ्रेट। फैमिलियरिटी थ्रेट क्या है? पर्टिकुलरली रिलेवेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एफएस ऑडिट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज में ये रिलेवेंट है। ठीक है, रिलेवेंट कैसे? अब सुनो, इसके लिए क्या इन्होंने कहा है कि कोई भी फॉर दीज ऑडिट मतलब जब लिस्टेड कंपनीज की ऑडिट हो रही है तो एंगेजमेंट पार्टनर को रोटेट करना है। जो एंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट कर रहा है उसको रोटेट करना है प्री डिफाइंड पीरियड में। प्री डिफाइंड पीरियड कौन डिसाइड करेगा? फर्म डिसाइड करेगी, अपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में बनाएगी। तो कितना भी कर लो, कितना भी डिफाइन कर लो, एक बात याद रखना, 7 साल से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। 7 साल हो गए उसमें तो वंस इन 7 ईयर्स एक बार रोटेशन हो जाना चाहिए, यही इसमें कहा है। ठीक है, अब सुनो, मैंडेटरी पीयर रिव्यू है फॉर सच फर्म। लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी पीयर रिव्यू। बात खत्म। आगे चलते हैं, आपका सेकंड पॉइंट भी खत्म। क्या? इथिकल रिक्वायरमेंट। पहला अपन ने पढ़ा लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा इथिकल रिक्वायरमेंट। अब सुनो आओ, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। भाई साहब इधर देखिए, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। तो फर्म को बिफोर एक्सेप्टिंग कोई भी एंगेजमेंट एक्वायर करेगा वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। वो इंफॉर्मेशन को क्यों एक्वायर करेगा उसको डिसाइड करना है। डिसाइड क्या करना है? इंटेग्रिटी के बारे में डिसाइड करना है, सी से कंपिटेंस के बारे में डिसाइड करना है, और सी से कंप्लायंस। ठीक है, सी से कंप्लायंस विद द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट। अब सुनो, इंटीग्रिटी में क्या है? किसकी इंटीग्रिटी? किसकी ईमानदारी? इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर, इंटीग्रिटी ऑफ KMP की मैनेजर पर्सनल। अब कंपिटेंस किस लिए चाहिए? अरे काम करने के लिए कंपिटेंस चाहिए ना, तो कंपिटेंस टू परफॉर्म एंगेजमेंट। और कंप्लायंस किससे होना चाहिए? रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट से। वेरी इजी, आगे बढ़ते हैं। फर्म को ऑब्टेन करनी है ऐसे इंफॉर्मेशन जो उसको लगता है नेसेसरी है बिफोर एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट विद अ न्यू क्लाइंट एंड व्हेन डिसाइडिंग इट वेदर टू कंटिन्यू एन एक्जिस्टिंग एंगेजमेंट व्हेन कंसीडरिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद द एक्जिस्टिंग क्लाइंट। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, अभी सिंपल सी बात बोली है कि अगर आप एक बार आपको एक्सेप्ट, देखो यहाँ पे क्या एक्सेप्ट, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कोई नया एंगेजमेंट तो आप इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ऑब्टेन करो, और कंटिन्यू करना है तो भी आप इन्फॉर्मेशन करो। क्यों? ये आप इन्फॉर्मेशन लोगे तभी तो आप उसके डिसाइड कर पाओगे उसके इंटीग्रिटी, कंपिटेंस और कैपेबिलिटीज के बारे में। तो चलो इंटीग्रिटी के मैटर्स के पहले डिस्कस करते हैं। आ जाओ इधर। अब विथ रिगार्ड टू द इंटीग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, with regard to the integrity of the client matter that firm should consider। अगर इंटीग्रिटी के मैटर्स है ना तो फर्म को ये चीजें कंसीडर करनी है। सुनो, इसकी मेमोरी टेक्निक लिख लो पहले यहाँ पे। MT नीरव कौन है सर? नीरव मोदी PNB फ्रॉड करके भाग गया। गीतांजलि ज्वेलर्स वाला जो ग्रुप था उसमें कुछ जो फ्रॉड किए, आप लोग को भी अच्छे से पता होगा। अब सुनो, N से क्या है?
किसी की इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी देख रहे हैं ना, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट चेक कर रहे हैं, इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट चेक कर रहे हैं, तो ये 7 मैटर हमें कंसिडर करने हैं। सिंपल, इसमें ये वाली लाइन काट देना नीचे से, ठीक है। एन मतलब नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन इंक्लूडिंग उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस, बात खत्म। एन से नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन, क्या करता है सर, ज्वेलरी बनाता है, वेरी गुड। आई से क्या, आइडेंटिटी, आई से आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन किसकी सर जो क्लाइंट का प्रिंसिपल ओनर है उनकी आइडेंटिटी, अभी की मैनेजमेंट उनकी आइडेंटिटी, रिलेटेड पार्टीज की आइडेंटिटी। अगर एक बात बताओ, वो नीरव मोदी विजू का भाई था, विजय माल्या, तो वो तो करेगा, उसका रिलेटेड पार्टी अगर विजय माल्या था तो ये करने ही वाला था ना फ्रॉड। तो ध्यान रखना चाहिए ना, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट प्रिंसिपल ऑनर्स की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टीज एंड TCWG, बात खत्म। एन से नेचर ऑफ क्लाइंट इंफॉर्मेशन हो गया सर। आर से अब एक बात बताओ, अगर आर से मतलब रीजन फॉर द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट। अभी आपने किसी नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो तो रीजन क्या है, इसको अपॉइंट किया है और इसको अपॉइंट किया, मतलब पिछले वाले को नहीं अपॉइंट किया क्या। तो एक काम करो, रीजन फॉर द प्रपोज अपॉइंटमेंट के साथ साथ ये भी देखो, नॉन री अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रीवियस फर्म, ठीक है। NIR, 3 खत्म। ए से एटीट्यूड, अब कोई भी इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द एटीट्यूड, एटीट्यूड किसका सर, क्लाइंट के प्रिंसिपल ओनर्स का, की मैनेजमेंट और TCWG का, किस मैटर्स पे, टुवर्ड्स सच मैटर एज एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ AS एंड इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट। हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट के रिलेटेड ही बात हो रही है ना मेजरली, तो वहां पे क्लाइंट का कैसा एटीट्यूड है, उसके एटीट्यूड के उसके इन्फॉर्मेशन लेनी है। सुनो, टुवर्ड्स कौन से मैटर्स पे, अगर एग्रेसिव इंटरप्रिटेशन हो रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का या फिर इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट का। सिंपल से आओ, अब NIRA हो गया। अब V पे 3 पॉइंट है, इसको मिटा देते हैं, मेमोरी टेक्निक आप लोगों ने लिख ली होगी। अब सुनो, V से क्या है, वैल्यू, दिमाग में यही रखना, V से वैल्यू। अब एक बात बताओ, फर्म की फीस क्लाइंट एग्रेसिवली कंसर्न्ड है, किस चीज से कंसर्न्ड है, विथ मेंटेनिंग फर्म की जितनी कम हो सके ना फीस इनकी उतनी कम रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो V से क्लाइंट मतलब ऑडिटर की वैल्यू कम कर रहे हैं हम, फर्म की फीस को कम कर रहे हैं। तो इसमें याद रखेंगे, वेदर द क्लाइंट इज एग्रेसिवली कंसर्न्ड विद मेंटेनिंग द फर्म फीस एज लो एज पॉसिबल, ठीक है। अब सुनो, पैसों में वैल्यू कम कर दी, काम में वैल्यू भी कम करेंगे। हाँ सर, वो कैसे करेंगे, इंडिकेशन है इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन, कोई लिमिट इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा लेंगे। रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए, इसको नहीं देंगे, इसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, लिमिटेशन नहीं देंगे। और क्या मांग रहा है, कोई कुछ भी मांग रहा है, डॉक्यूमेंट MI से नहीं देंगे, लगा दो लिमिटेशन, नहीं देंगे, हमारा कॉन्फिडेंशियल है, मत करो ऑडिट, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन लगा देंगे उसके काम पे, स्कोप ऑफ दी वर्क पे, बात करता। और इतनी वैल्यू कम करी और खुद के पास तो वैल्यू आ गई ना, वो वैल्यू लेके भाग जाएगा, तो भागेगा तो मनी लॉन्ड्रिंग करेगा या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज करेगा। तो ऐसे कोई इंडिकेशन मतलब ऐसे कोई संकेत कि क्लाइंट इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में या फिर अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में, मुझे नहीं लगता कि अगर इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन आए और आपसे ये 7 पॉइंट नहीं लिखे जाए, ठीक है गाइस। ये आपका एक चार्ट खत्म, ऐसे करके 5 चार्ट सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चार्ट, आ जाओ सेकंड चार्ट पे आ जाओ। अब अगर डिसाइड करना है, डिसाइड क्या करना है, फर्म के पास कैपेबिलिटी है, ओ भाई मेरी तरफ देखो, फर्म के पास क्या है, कैपेबिलिटी है, फर्म के पास क्या है, कैपेबिलिटी है, फर्म के पास कंपिटेंस है, फर्म के पास टाइम है और रिसोर्स। यहां पे एक काम करना, टू अंडरटेक लिख लेना, टू अंडरटेक एन एंगेजमेंट। तो ये सारे मैटर्स कंसीडर करने हैं, ये सारे मैटर्स कंसीडर इन कंसीडरिंग वेदर दी फर्म हैज दी कैपेबिलिटी। अब सुनो, एक मेरी बात सुनो, अगर फर्म के पास कंपिटेंस है कि नहीं है, कैपेबिलिटी है कि नहीं है, टाइम है कि नहीं है, रिसोर्सेस है कि नहीं, ये सबसे सिंपल तरीका अगर इनका पता करने का अगर कुछ भी हो, अगर हम ये देख लें, मेरी तरफ देखो, ये देख लें कि अगर फर्म ने रिपोर्टिंग डेडलाइन के हिसाब से अगर काम कर लिया तो मतलब फर्म के पास सफिशिएंट कैपेसिटी भी थी, कैपेबिलिटीज भी थी, ठीक है, कंपिटेंस भी था, टाइम भी था, रिसोर्सेज भी था, ठीक है गाइस। तो पहले तो फर्म के जो बंदे हैं उनके पास नॉलेज होना चाहिए, खाली डब्बे नहीं होने चाहिए। फर्म के पर्सनल्स के पास क्या होना चाहिए, नॉलेज। अब नॉलेज किस चीज का, अरे जिसकी ऑडिट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लीकर की कर रहे हैं तो लीकर इंडस्ट्री का, फॉर एग्जांपल मेडिकल इंडस्ट्री, फार्मा के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। अगर मतलब शुगर इंडस्ट्री का कर रहा है तो शुगर इंडस्ट्री, मतलब जिसका भी करे, कंज्यूमर का कोई प्रोडक्ट है तो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड उसको नॉलेज होना चाहिए। तो नॉलेज होना चाहिए रिलेवेंट इंडस्ट्री एज और सब्जेक्ट मैटर जो भी है, ठीक है। उसके बाद देखो नॉलेज, ठीक है, उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। पहली बार ऑडिट करने जा रहा है वो बंदा और जो 5 साल से ऑडिट कर रहा है, कुछ नहीं, बहुत कुछ फर्क होता है इसमें, है ना। तो फर्म के पर्सनल के पास नॉलेज तो होना ही चाहिए, साथ साथ में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किससे, रिलेवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से,
ठीक है, इनके साथ उसका मतलब उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सब में। अब नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस भी है, लोग कम है, काम करवा लेंगे क्या हम टाइम पे? रिपोर्टिंग डेडलाइन तक काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो मतलब हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, कंपिटेंस नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, टाइम नहीं है, यही है ना। तो ये कंसीडर करने के लिए आपके पास तो कम से कम सफिशिएंट बंदे भी होने चाहिए, सफिशिएंट पर्सनल होने चाहिए। सुनो, ये तो ठीक है, अगर फिर भी हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी तो ले लेंगे क्या? हाँ, एक्सपर्ट्स आर अवेलेबल इफ नीडेड। अब अगर फर्म ये सब है तो देखो, फर्म वुड बी एबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट विद इन द रिपोर्टिंग डेडलाइन। तो इसके मतलब ये 5 मैटर्स आप कंसीडर करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि फर्म के पास कैपेबिलिटी है, कंपिटेंस है, टाइम है, रिसोर्स है टू अंडरटेक एन एंगेजमेंट। तो ये 5 मैटर आप कंसीडर करोगे। वेरी सिंपल, इजी। सर 6 पॉइंट आपकी श्रद्धा पढ़ लेना। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो क्या करना चाहिए? सर रिजोल्व करना चाहिए एक्सेप्ट करने से पहले कोई भी काम। ठीक है, अब आओ, ये वाला चार्ट बड़ा ऐसा दिखने में बहुत ईजी है, ये वाला, सॉरी। अब सुनो, अगर फर्म ऑब्टेन करता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन, सॉरी, फर्म करता है ऑब्टेन ऐसी इंफॉर्मेशन जो अगर उसको पहले पता होती, विच हैड बीन ऑब्टेन अर्लियर, तो वो डिक्लाइन कर देता। क्या? विच हैव कॉज्ड इट टू डिक्लाइन एन एंगेजमेंट इफ दैट इंफॉर्मेशन हैड बीन ऑब्टेन्ड अर्लियर ऑन द कंटिन्यूअंस ऑफ द एंगेजमेंट एंड द क्लाइंट रिलेशन शुड इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ। अब देखो, अगर उसको पहले पता होता तो वो डिक्लाइन कर देता, अब तो नहीं कर सकता ना। अब क्या करेगा? तो ये 2 चीज का कंसिडरेशन करेगा। सुनो, ऐसी कोई जानकारी जो अगर उसको पहले पता होती तो वो क्या कर देता? डिक्लाइन कर देता, वो लेता ही नहीं वो काम। लेकिन अब पता चली तो वो 2 चीज कंसिडर करेगा। 2 चीज क्या कंसिडर करेगा? प्रोफेशनल्स और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से जो उस पर अप्लाई होती है, उसमें ये देखेगा कि क्या उस पर कोई रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट किसकी? किसी को रिपोर्ट करके जाने की। वो तो अभी वो डिक्लाइन करना है, उसको काम ही डिक्लाइन मतलब विड्रॉ कर रहा है ना, या कुछ भी कर, मतलब वहां से वो छोड़ रहा है, काम बंद। तो क्या करना है? अपना प्रोफेशनल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उस पर अप्लाई होगी उसमें जाके ये देखेगा कि क्या उसकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी को बताने की, मतलब किसी को रिपोर्ट करने की, कोई भी पर्सन को या फिर उन पर्सन को जिन्होंने इसका अपॉइंटमेंट किया, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। वेरी सिंपल। या फिर देख लो, पॉसिबिलिटी है विड्रॉ करने की, क्या से? एंगेजमेंट से या फिर क्लाइंट रिलेशनशिप से। वेरी सिंपल। आ जाओ, Policies and procedures on withdrawal from the engagement or from both engagement and client relationship address issues। ये 4 इश्यूज है ना। तो देखो, पॉलिसी ऑन विड्रॉल बनाते समय, पॉलिसी किस पे? पॉलिसीज और प्रोसीजर्स किस पे? ऑन विड्रॉल, कहां से? फ्रॉम एंगेजमेंट और क्लाइंट रिलेशनशिप एड्रेस इश्यूज। ये एड्रेस इशू कर देना। अगर वो पॉलिसीज बनाए तो उस पॉलिसी में ये इश्यूज एड्रेस होने चाहिए। तो क्या इंक्लूड करता है? तो सुनो, अगर आप विड्रॉल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाए तो उसमें पहले क्या लिखा है, मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ, फिर आपको अपने आप रीड करना, अपने आप समझ में आएगा। रीड भी मैं करेंगे, अपन साथ में करेंगे। पहले मेरी सुनो, समझ में जल्दी आएगा। पहले अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप क्या करो? सुनो, जाओ डिस्कस करो। पहले डिस्कस विड्रॉल का मत करना, मैनेजमेंट या TCWC के पास जाओ और डिस्कस करो कि हम क्या एक्शन ले, अप्रोप्रिएट एक्शन। देखो, डिस्कस करना रिगार्डिंग दी अप्रोप्रिएट एक्शन किससे? क्लाइंट के मैनेजमेंट या TCWG से। बात खत्म। डिस्कस करने के उसके बाद में फर्म ने डिटरमाइन कर लिया कि अब तो हम विड्रॉ ही करेंगे। इफ उनको लगता है इट्स अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ, तो अब दोबारा जाएंगे उनके पास और दोबारा डिस्कस करेंगे। सर दोबारा डिस्कस करेंगे? हाँ, डिस्कस विद द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द क्लाइंट मैनेजमेंट TCWG। किसके बारे में करेंगे? सर विड्रॉल के बारे में करेंगे। और डिस्कस करते वक्त हम लोग साथ साथ में रीजन भी बता देंगे, इसकी वजह से मैं जा रहा, टाटा बाय बाय। उसके बाद में अगर कोई प्रोफेशनल, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट उसको कंसीडर करना है तो उनको कंसीडर करना। उनमें क्या अगर लिखा है कि किसी को रिपोर्ट करना है, विड्रॉल के बारे में रिपोर्ट करना है, कोई रीजंस देने हैं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना, तो वो बता के जा भाई, सिंपल। और अब लास्ट में कर देंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या करेंगे? कोई सिग्निफिकेंट इश्यूज, कंसल्टेशन हमने जो ली और जिस कंक्लूजन पे पहुंचे और उस कंक्लूजन का बेसिस भी। बात खत्म, कंसेप्ट सिंपल। अब आओ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी सेम लाइन, फर्म्स वुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस। क्या? कि उसके पास सफिशिएंट बंदे हैं, सफिशिएंट पर्सनल। और सर वो जो सफिशिएंट पर्सनल है खाली नहीं होने चाहिए, उनके पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कंपिटेंस होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए टू एथिकल प्रिंसिपल नेसेसरी टू परफॉर्म एंगेजमेंट in accordance with professional standards, regulatory and legal requirement and to enable the firm or engagement partner to issue reports। बात खत्म। अभी दो जो रेड पॉइंट किए हुए हैं ना, देखो 3 रीजनेबल एश्योरेंस, दूसरा सफिशिएंट बंदे होने चाहिए, और जब इशू करे रिपोर्ट तो वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। बात खत्म। अब सुनो, ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज है, कभी HR की ऑडिट किए?
हाँ सर, सर्च पॉलिसीज एंड प्रोसीजर शुड एड्रेस रिलेवेंट एचआर इश्यूज, जो एचआर के इश्यूज है वो, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, इंक्लूडिंग कंपनसेशन, ट्रेनिंग के बारे में, करियर डेवलपमेंट के बारे में, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के बारे में, ये आप लोगों को अच्छे से पता है। सुनो, अब फर्म को एस्टेब्लिश करनी है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स रिक्वायरिंग दैट, अभी इनमें क्या है, अगर आप ये करोगे, मैं बताता हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज का आप अगर पॉलिसीज बना, उसमें है ना 3 चीज़ें इंश्योर करना है, ठीक है, ये 3 चीज़ें डालनी है उसमें, मैं आपको 1 सेकंड में बताता हूँ। पहला लिखा है आइडेंटिटी, क्या लिखा है आइडेंटिटी। अब देखो जैसे ही गए, फॉर एग्जांपल अभी मैनेजर है, कोई नया आर्टिकल जाता है क्लाइंट पे, तो क्लाइंट के पास जब भी नया और एचआर ऑडिट ही करानी है फॉर एग्जांपल, या कोई भी एरिया की ऑडिट करानी है, तो मैनेजर लेके जाता है आर्टिकल को, सर मिलिए इस हमारे आर्टिकल से, सर ये आर्टिकल क्या है, सर ये आर्टिकल देखो, उसकी आइडेंटिटी बता दी, उसका रोल बताया, रोल सर ये आर्टिकल अब हमारी एचआर ऑडिट करेगा आपकी बार की, सर वेरी गुड। तो लेकिन अब अगर ऊपर लेवल के सोचा है तो इंगेजमेंट पार्टनर की आइडेंटिटी और रोल कम्युनिकेट करना है, किसको, मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को, बात खत्म। उसके बाद में इंगेजमेंट पार्टनर के पास का, अब इंगेजमेंट पार्टनर ऑडिट करने गया, उसके पास अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कंपिटेंस होना चाहिए और ऑथोरिटी होनी चाहिए। ऑथोरिटी नहीं, ऑडिट कैसे करेगा, एंड टाइम तो दो, कम से कम 2 दिन में ऑडिट थोड़ी होती है, टू परफॉर्म हिज रोल, बात खत्म। उसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इंगेजमेंट पार्टनर्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड लिख लेना कम्युनिकेटेड टू दैट पार्टनर। अभी जो इंगेजमेंट पार्टनर, उसके ऊपर कोई पार्टनर है तो क्या करेंगे, इंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारियां डिफाइन होगी, पहले तो डिफाइन कर दो और उसके बाद में कम्युनिकेट कर दो किसको, टू पार्टनर, बात करता हूँ। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, अभी खुद से पढ़ना है जो कहानी उन्होंने लिखी, अभी इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सॉरी ये कहानी जो भी लिखे पढ़ना। अभी इंगेजमेंट जब परफॉर्म करते हैं तो उसमें कंसल्टेशन चाहिए। कंसल्टेशन कहाँ पे चाहिए, डिफिकल्ट और कंटेसियस मैटर्स पे। क्या चाहिए, डिफिकल्ट और कंटेसियस मैटर। सर ये कंटेसियस मैटर क्या है, आर्ग्यूमेंट वाला मैटर, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, बात पे सहमति नहीं हो रही, तो उन पे क्या करेंगे हम, डिफिकल्ट का मतलब तो पता होगा, और कंटेसियस मैटर्स, ठीक है, इन दोनों पे मतलब कंपनी को कंसल्टेशन लेनी। तो इस पे इन्होंने क्या लिखा है कि कंसल्टेशन लेनी है डिफिकल्ट और कंटेसियस मैटर्स पे, रिटर्निंग टू द एंगेजमेंट, बात खत्म। तो कंसल्टेशन में क्या होता है वो बता रहे हैं ये लोग, देखो हमारा नॉलेज बढ़ा रहे हैं ये लोग। इन्होंने क्या लिखा कि कंसल्टेशन में डिस्कशन होता है, ओह वेरी गुड। डिस्कशन किसके साथ सर, इंडिविजुअल्स के साथ। वो इंडिविजुअल अंदर के भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं, क्या, हाँ सर, विद इन और आउटसाइड द फर्म, उनके पास स्पेशल एक्सपर्टीज होगा तो रिजॉल्व डिफिकल्ट और कंटेसियस मैटर। तो उनके साथ हम जाके क्या करेंगे, चाय पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगी, प्रमोट क्वालिटी, क्या हो जाएगी, प्रमोट क्वालिटी एंड इंप्रूव द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है। कहानी बना रहे, कहानी बनानी, कहानी बनाएंगे। अब देखो कंसल्टेशन प्रोसीजर्स पे लेट कैसे गए, देखो कंसल्टेशन प्रोसीजर्स पे कैसे लेट गए कि कंसल्टेशन प्रोसीजर्स में क्या है, रिक्वायर कंसल्टेशन, क्या है, रिक्वायर कंसल्टेशन। रिक्वायर कंसल्टेशन किससे, जिसके पास अप्रोप्रिएट नॉलेज है, जिसके पास सीनियरिटी वाले बंदे, एक्सपीरियंस वाले बंदे, उनके से क्या करेंगे, उनसे कंसल्टेशन प्रोसीजर्स रिक्वायर कंसल्टेशन। इन लोग से, किन लोग से सर, जो नॉलेज वाले हैं, सीनियर है, एक्सपीरियंस है, चाहे विद इन द फर्म है चाहे आउटसाइड द फर्म है, ठीक है सर। किस मैटर पे लेंगे, सिग्निफिकेंट, टेक्निकल, एथिकल एंड अदर मैटर्स पे ले लेंगे। उसके बाद में इनसे कंसल्टेशन ली तो कुछ रिजल्ट आया, देखो यहाँ लिखा है कुछ कंक्लूजन्स आए, ठीक है, कुछ कंक्लूजन्स रिजल्टिंग फ्रॉम दोज कंसल्टेशन। तो इसको क्या करो, डॉक्यूमेंट कर लो और इंप्लीमेंट कर लो, बात खत्म, पढ़ना वही पॉइंट है। अ फर्म नीडिंग टू कंसल्ट एक्सटर्नली, तो अगर उसको एक्सटर्नल करना है कंसल्ट तो कर लो, किसने मना किया है। फर्म नीडिंग टू कंसल्ट एक्सटर्नली, फॉर एग्जांपल फर्म विदाउट अप्रोप्रिएट इंटरनल रिसोर्सेज मे टेक एडवांटेज ऑफ एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडेड बाय अदर फर्म, वेरी इजी। अब सुनो, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। अब देखो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लेती है, कौन लेता है सर, एंगेजमेंट में पार्टनर टीम कुछ जजमेंट्स लेती है, हाँ सर जजमेंट्स लेती है, तो वो रिव्यू कौन करेगा, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर वो रिव्यू करेगा। फॉर टेकिंग एन ऑब्जेक्टिव व्यू बिफोर रिपोर्ट इश्यू होने से पहले वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स को क्या करेगा, रिव्यू करेगा, ठीक है। रिव्यू से रेस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होती भाई, क्या नहीं होती, रिव्यू डज नॉट रिड्यूस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंगेजमेंट पार्टनर, बात खत्म। EQCR क्या है, मैंडेटरी है सारे ऑडिटर्स के लिए ऑफ लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है। अब आओ, अगर EQCR ऑडिट हो रही है लिस्टेड एंटिटीज के, तो ये 7 चीजें कंसीडर करनी है, 7 चीजें कंसीडर करनी है। सर ये याद हो जाएगा क्या, अब भी याद करा देंगे, इसको भी समझा भी देंगे आपको और याद भी करा देंगे। पहले तो अपन ने पढ़ा कि EQCR मैंडेटरी होता है, इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू मैंडेटरी होता है। ये कहाँ पे मैंडेटरी होता है, लिस्टेड एंटिटीज में मैंडेटरी होता है भाई। तो जब लिस्टेड एंटिटीज में मैंडेटरी और जब EQCR जा रहा है उनके ऑडिट्स के लिए, तो ये 7 चीज कंसीडर करेगा। आओ सर इसकी मेमोरी टेक्निक कुछ बताओ ना, लिख लो MT EQCR, ओ सेम, हाँ सेम।
अभी देखो ई से इवेल्युएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस इन रिलेशन टू स्पेसिफिक एंगेजमेंट, उसके बाद में सर ये EQCR क्यों हो रहा है, एक बात बताओ तो, ये कुछ रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तभी तो EQCR हो रहा है। अगर एक बात याद रखना 315 में रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है तो 330 में रेस्पॉन्स जाता है, तो देखो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द एंगेजमेंट एंड द रेस्पॉन्स टू दोज रिस्क। अब अगर कोई रिस्पॉन्स है 315 आ गया 330 तो 320 भी होगा ना, तो 320 क्या, जजमेंट मेड पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क, बात खत्म। उसके बाद में आप देखो ये अपन ने ई पढ़ लिया, इवैल्यूएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद क्यों करेंगे, क्योंकि सर इसमें कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई हुए और उस पर रेस्पॉन्स दिया गया और कुछ जजमेंट्स हुए, जजमेंट मेड किससे, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू मटेरियलिटी एंड सिग्निफिकेंट रिस्क। ये 3 पॉइंट आप लोग को याद होने चाहिए। सी से सर, सी से अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन, ये अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन किधर, इधर सर ये कंसल्टेशन तो कहाँ पे ली थी सर, डिफिकल्ट और कंटेशियस मैटर पे, हाँ यहाँ देखो तो appropriate consult has been taken on matters involving other difficult और contentious matters पे भी हमने कंसल्टेशन ली, तो appropriate कंसल्टेशन ली है कि नहीं ली है। और उसके बाद अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सोच में डिफरेंस है, ओपिनियन में डिफरेंस है ना, तो आप कंसल्टेशन लोगे ना, तो उसके लिए भी वेदर अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन और नॉट, ठीक है। उसके बाद में मैटर्स क्या करना है, कम्युनिकेट करना है टू TCWG एंड वेयर एप्लीकेबल अदर पार्टी सच एज रेगुलेटरी बॉडीज, बात खत्म। सर ये 2 C हो गया, एक था EQCR, R मतलब अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिपोर्ट, अप्रोप्रिएटनेस, इन सब को क्या करेंगे, वर्किंग पेपर अब डॉक्यूमेंट करते हैं। तो इसका 7वां पॉइंट ऐसे याद रखना कि जो वर्किंग पेपर सेलेक्ट किया है ना रिव्यू के लिए, जो वेदर द वर्किंग पेपर सेलेक्टेड फॉर रिव्यू रिफ्लेक्ट द वर्क परफॉर्म्ड इन रिलेशन टू द सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड। ये 7वां पॉइंट सेम है एंगेजमेंट, ये 7वां अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट और कम्युनिकेशन के ये 3 पॉइंट्स ऐसे 220 में, इसलिए मैंने वर्किंग पेपर जो सेलेक्ट हुए हैं रिव्यू वाला पॉइंट भी आप लोग को बता दिया। अब आओ EQC रिव्यूअर कौन होता है सर, पार्टनर भी हो सकता है सर, बाहर का बंदा भी हो सकता है, हाँ बाहर का भी हो सकता है सर, कोई क्वालिफाइड पर्सनल है जो बाहर का, हाँ सर एक्सटर्नल भी हो सकता है, बात खत्म। सर लिस्टेड एंटिटी ऑडिट्स मतलब क्या, EQC रिव्यूअर ऑफ लिस्टेड एंटिटी जो करने आता है उसके पास सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑथोरिटी होना चाहिए, बात खत्म। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना है, क्या करना है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना है। ऑफ किसकी सर ऑब्जेक्टिविटी, EQC रिव्यूअर अपना ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करेगा और किसी चीज पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा जो डिसीजन एंगेजमेंट टीम ले रही है। या देखो पार्टिसिपेशन इन एंगेजमेंट, कोई एंगेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है या कोई डिसीजन है फॉर टीम्स, जो कोई टीम्स के लिए डिसीजन लिया जा रहा है उसमें वो क्या पार्टिसिपेट करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा तो ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल, अगर रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल्स क्या मतलब, अगर ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो फर्म को पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आउटलाइन करने हैं कि रिप्लेस कर दो EQC रिव्यूअर को, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, कोई दूसरा इंडिविजुअल आएगा या फिर सुटेबली एक्सटर्नल पर्सन आके वो उसकी जगह लेगा। ये चार्ट बहुत जल्दी खत्म हो गया। अब सुनो मेरे भाइयों, अब थोड़ा एनर्जी लाओ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन में डिफरेंस है, ओपिनियन में डिफरेंस है, क्या करना चाहिए, ऐसे ही क्या कहा, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता कैसे, पहले ये तो बताओ। 2 लोग में डिफरेंस आ रहा है ओपिनियन में, तो क्यों आ रहा है सर, ये कहाँ से आता है सर, एंगेजमेंट टीम के बंदे के अंदर आ सकता है डिफरेंस, हाँ सर आ सकता है सर। वो एंगेजमेंट टीम विद इन एंगेजमेंट टीम विद दोज कंसल्टेंट जिनसे कंसल्टेशन लिए उसके साथ आ सकता है, हाँ सर। सर एंगेजमेंट पार्टनर और EQC रिव्यूअर के बीच में आ सकता है, हाँ सर उनके बीच में आ सकता है। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिजोल्व करने के बाद में रिपोर्ट इश्यू होगी, तो रिपोर्ट शुड बी इश्यूड आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ दीज डिफरेंसेस। अब ICI ने अगर कहा कि रिकमेंडेशन दी किसी EQCR रिव्यूअर ने, उस रिकमेंडेशन के बाद में नॉट एक्सेप्टेड बाय एंगेजमेंट पार्टनर और मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या होगा। अब देखो रिकमेंडेशन दी EQCR रिव्यूअर ने, उसके बाद में उसने एक्सेप्ट नहीं की और मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ, मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो मैटर कैसे रिजॉल्व करेगा, यही सबसे बड़ा सवाल। तो ICI ने कहा कि इतने देर से जो पॉलिसी बना रहे हो, प्रोसीजर बनाते हो, तो इसकी भी कोई पॉलिसी प्रोसीजर बनाए होंगे, उसी को फॉलो कर लो। देखो शुड बी रिजॉल्व बाय फॉलोइंग स्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स ऑफ फर्म, जो भी आपने स्टेब्लिश प्रोसीजर्स बनाए उनको आप फॉलो करो, हमसे क्यों पूछ रहे हो। लाइक में उन्होंने बता दिया, एक काम करो दूसरे प्रैक्टिशनर से पूछ लो, दूसरे फर्म से पूछ लो, प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी से पूछ लो, हमसे मत पूछो, बस सिंपल। उसके बाद इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है, इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। आइए इंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहा है, असेंबली होंगी। असेंबली किसके होगी सर, ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाओ किसके बारे में, टू कंप्लीट द असेंबली ऑफ फाइनल इंगेजमेंट फाइल्स ऑन टाइमली बेसिस। अगर रिपोर्ट इश्यू होने के 60 दिन के अंदर अंदर आप अपने असेंबली कंप्लीट कर लो, यही लिखा। इंगेजमेंट फाइल शुड बी कंप्लीटेड इन नॉट मोर देन 60 डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर रिपोर्ट से 60 दिन में मिलेंगे, उसके अंदर अंदर आप सारा आप अपना इंगेजमेंट फाइल की असेंबली कंप्लीट कर लो। सर ये ऑडिट इंगेजमेंट
एंगेजमेंट्स के लिए एप्लीकेबल, और अदर के में जो अदर जो डिफाइंड होगी वो होगी। अगर दो या दो से ज्यादा रिपोर्ट इश्यू हो रही है, एक सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल एक ही इन्फॉर्मेशन की दो ऑडिट हुई है, कोई एक ही चीज की दो ऑडिट हुई है, तो दोनों, अब ये 60 दिन का टाइम, दोनों की तो रिपोर्ट भी इश्यू हुई है, तो दोनों के लिए सेपरेट टाइमलाइन है। सुन, कंसिडर्ड फॉर ईच रिपोर्ट एज इफ इट वेर सेपरेट एंगेजमेंट, सेपरेट एंगेजमेंट मानो 60 दिन, वहां से आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन करो कि मेंटेन रहे कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, रिट्राइबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, नथिंग कोई इसमें कुछ भारी नहीं किया। अब सुनो, जब आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो ना, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो पर वहां पे EQCR रिव्यूअर हुआ है, तो उस समय भी आपको इन तीनों चीजों के बारे में भी डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो वो तीन चीज क्या है? प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म, पॉलिसीज ऑन EQCR हैव बीन परफॉर्म्ड, जो प्रोसीजर्स फर्म के द्वारा रिक्वायर किए गए हैं किसके बारे में कि EQCR हैज बीन परफॉर्म्ड, मतलब क्या? EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ, बात करता हूं। EQCR ने कंप्लीट किया है क्या? EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हैज बीन कंप्लीटेड बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, रिव्यू हो चुका है रिपोर्ट इशू होने से पहले। और सुनो ये तीसरा पॉइंट जो बच्चों को कंफ्यूज फालतू में होते हैं, रिव्यूअर को कोई भी ऐसी अनरिजॉल्व मैटर की जानकारी नहीं होनी चाहिए। रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर दैट वुड कॉज रिव्यूअर टू बिलीव, वो रिव्यूअर को ऐसा बिलीव करने लगेगा कि सिग्निफिकेंट जजमेंट जो एंगेजमेंट टीम ने बनाया और कंक्लूजन्स जो रीच हुए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब इसको पढ़ो, रिव्यूअर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर, ठीक है, उसको कोई ऐसे अनरिजॉल्व मैटर्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए। दैट वुड हैव कॉज्ड द रिव्यूअर टू बिलीव, क्या बिलीव करता है वो कि जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स किसने लिए हैं? सिग्निफिकेंट जजमेंट द एंगेजमेंट टीम मेट, जो एंगेजमेंट टीम ने बनाए हैं और जो कंक्लूजन्स वो उन्होंने रीच किए हैं वो अप्रोप्रिएट है ही नहीं। तो ऐसे कोई अनरिजॉल्व मैटर के बारे में उसको पता भी नहीं था, कोई पता होता तो वो सॉल्व करता, और जब अब वो रिपोर्ट इशू कर रहा है तो वो पहले बोल देगा मेरे को कोई ऐसा मैटर पता नहीं है जिससे मुझे लगे कि इन्होंने जो जजमेंट्स और उन्होंने जो फैसले लिए हैं वो गलत है। सिंपल। ऑनरशिप भाई किसकी? एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन फर्म की प्रॉपर्टी है, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है, फर्म की प्रॉपर्टी होती है, इसमें से कुछ ले सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन, मतलब फर्म के डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ शेयर कर सकते हैं पोर्शन, या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ शेयर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का। रिटेंशन पीरियड्स में क्या है? रिटेंशन पीरियड में देखो डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी रिटेन, हाँ रिटेन होना चाहिए। लॉन्गर रिटेंशन, अगर लॉ कहता है तो लॉन्गर रिटेंशन। ऑडिट एंगेजमेंट के लिए कम से कम 7 साल से तक रिटेन होने चाहिए फ्रॉम द ऑडिटर्स रिपोर्ट डेट, और इफ लेटर द ग्रुप ऑडिटर रिपोर्ट डेट। ठीक है, मॉनिटरिंग अपना लास्ट टॉपिक है। मॉनिटरिंग में आपको खत्म करता हूँ। चलो, मॉनिटरिंग में क्या है? जब QC ऑफ एंगेजमेंट हैज टू बी मॉनिटर्ड टेकिंग इनटू अकाउंट फॉलोइंग फैक्टर्स, ये फैक्टर्स ध्यान रखने मॉनिटरिंग करते समय। देखो ये अब इन फैक्टर्स को ना अभी ऐसे याद कर लेते हैं। एक तो डिजाइन करो, मैं आपको पहले मेमोरी टेक्निक बता दूँ, फिर अपन एक 1 by 1 गो थ्रू करेंगे। पहले डिजाइन करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, डिजाइन एंड डेवलप करेंगे, और मॉनिटरिंग करते रहना साथ साथ कंप्लेंट्स एंड एलिगेशंस को, मॉनिटरिंग करते रहना साथ साथ कंप्लेंट एंड एलिगेशन से। उससे क्या होगा? डिफिशियंसी आइडेंटिफाइड हो जाएगी, बात खत्म। फिर से बताऊं, डिजाइन और न्यू डेवलपमेंट्स को हम मॉनिटर करेंगे, डिजाइन और डेवलपमेंट करेंगे, डिजाइन और न्यू डेवलपमेंट करेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन से। उससे क्या होगा? डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हो जाएगी। ठीक है भाई, अब सुनो, डिसाइडिंग वेदर द QC सिस्टम ऑफ द फर्म हैज बीन अप्रोप्रिएटली डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम फर्म का अप्रोप्रिएटली डिजाइन है और इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड है। चलो गुड। अब एक बात बताओ, नए डेवलपमेंट्स आए, तो वो नए डेवलपमेंट्स कहाँ आए सर? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में आए, लीगल में आए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में आए, कहीं भी आए, मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, वो जो नए डेवलपमेंट्स आए आपके जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज में वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए। सिंपल, वेरी इजी। अब सुनो, तीसरा पॉइंट, मॉनिटरिंग कंडक्ट कराएंगे सर, कंडक्ट कराएंगे मॉनिटरिंग बाय इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटरिंग प्रोसेस का, बाय इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस, किसको? पार्टनर को या अदर पर्सन को जिसके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस हो और अथॉरिटी ऑफ फर्म को, उसको हम इंटरेस्ट कर देंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अब सुनो, डील करेंगे कंप्लेन और एलिगेशन से। कंप्लेन और एलिगेशन से कैसे डील करेंगे? जो फर्म के अगेंस्ट हुई है या किसी इंप्लॉय के अगेंस्ट हुई है, अगर कोई नॉन कंप्लाइंस हुआ है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का, अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का, या फिर लीगल रिक्वायरमेंट का, कोई भी मतलब नॉन कंप्लाइंस हुआ है, तो ठीक है, बाय अ पर्सन विद इन और आउटसाइड द फर्म, तो कोई भी कंप्लेंट एलिगेशन चाहिए उसको कैसे डील करना है, तो ये हम मॉनिटरिंग में अकाउंट फॉर करेंगे। ठीक है, अब 6वें पे आओ। 6th पे क्या है? टेकिंग एक्शन व्हेन डिफिशियंसी इन द डिजाइन, और देखो जब डिफिशियंसी आई ना
डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुई तो उसके एक्शन लेना है, उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है। टेकिंग एक्शन व्हेन डिफिशियंसी इज आइडेंटिफाई। अब ये डिफिशियंसी किस में आ सकती है सर? डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ फर्म सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स में आ सकती है, या फिर कोई डिफिशियंसी आई है नॉन कंप्लायंस विद दी फर्म सिस्टम ऑफ क्यूसी, फर्म के कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से नॉन कंप्लायंस है, उसमें हमें डिफिशियंसी आइडेंटिफाई हुआ, उस डिफिशियंसी के अगेंस्ट हम एक्शन लेंगे। सिंपल। चलो ये आपका मॉनिटरिंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। फिर से डिजाइन, डेवलपमेंट, मॉनिटर, कंप्लेन एलिगेशंस, डिफिशियंसी। चलो अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कराता हूँ जो एसक्यूसी अपने नोट्स में नहीं है, जो इधर मैंने आपको पहले बताए थे, फिर अभी करा देता हूँ मैं। आओ सुनो, जब रिव्यू करेंगे तो क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है। अगर कोई लेक्स एक्सपीरियंस मेंबर है, उसका कोई बंदा उसका रिव्यू कर रहा है, तो क्या कंसीडर करना है? कोई भी रिव्यू कर रहे हैं तो भी उसका क्या कंसीडरेशन है? कंसीडरेशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ये 7 कंसीडरेशन अभी फटाक से होंगे। देखो, वर्क जो हुआ है वो परफॉर्म्ड हुआ है किस हिसाब से? सर प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है। सर कोई सिग्निफिकेंट मैटर आया तो वो रेज हो जाना चाहिए रेज्ड फॉर फर्दर कंसिडरेशन। अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर एंगेजमेंट टीम को या नीचे लोअर लेवल को आया तो वो फर्दर रेज हो जाना चाहिए फॉर फर्दर कंसिडरेशन। सुनो, अब अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग क्या लेते हैं? कंसल्टेशन। अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन हैज बीन टेकन प्लेस। ठीक है, अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है और जो कंक्लूजन रीच्ड हुए तो उन्होंने क्या करना है? जो कंक्लूजन कंसल्टेशन से आपने ली उससे क्या आया आपका? उससे क्या आया? आपके कुछ कंक्लूजन्स आए। आपने जो एक कंसल्टेशन ली उससे कुछ कंक्लूजन्स आए, तो उस कंक्लूजन को आप डॉक्यूमेंट कर लो और उन कंक्लूजन्स को आप इंप्लीमेंट कर लो। सिंपल। क्या को नीड है? नीड किस चीज की? टू रिवाइज द एंटी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड। वेरी इजी। अब सुनो, द वर्क परफॉर्म, जो वर्क आपने परफॉर्म किया है वो आपके कंक्लूजन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट द कंक्लूजन रीच्ड एंड इज अप्रोप्रिएटली डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, द एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मतलब जो आपके एविडेंस ऑब्टेन्ड हुए हैं वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि आपके रिपोर्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और द जो एंगेजमेंट प्रोसीजर का जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो गया है। सिंपल है। एक बार फिर से देख लो इधर। ठीक है, देखो, वर्क परफॉर्म हुआ है लीगल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सिग्निफिकेंट मैटर है तो वो फर्दर कंसिडरेशन के लिए रेज हुआ है। अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ली गई है, क्या नीड है, रिवाइज करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड, वर्क परफॉर्म्ड है वो कंक्लूजन्स को सपोर्ट करता है, और जो एविडेंस ऑब्टेंड किया वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है कि आपके रिपोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और जो ऑब्जेक्टिव है पूरा एंगेजमेंट प्रोसीजर्स का वो अचीव हो गया है। ठीक है गाइस, अब एक कंप्लेन एलिगेशन वाला क्वेश्चन है वो और कर लेते हैं। देखो, कंप्लेन और एलिगेशंस के आप कैसे डील करोगे, ये क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, कंप्लेन और एलिगेशन के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइन होने चाहिए। द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिजाइन टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज का रीजनेबल एश्योरेंस है? इधर देखना, ये क्या किया है? कंप्लेन और एलिगेशन को डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है कि कंप्लेन और एलिगेशन कौन सी? that work performed by the firm fails to comply with the professional standard। आपको आपने जो काम किया है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं किया, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं किया, लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं किया, तो वो फेल हो गया। तो द वर्क परफॉर्म्ड बाय द फर्म फेल्स टू कंप्लाई विद दीज थिंग्स, मतलब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट है। उसके अगर कोई कंप्लेन और एलिगेशन चाहिए उसके लिए आपके पास पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होने चाहिए। ठीक है, और कोई भी एलिगेशन आया है आपका नॉन कंप्लायंस का, कि ये नॉन कंप्लायंस कैसे हुआ है? सर नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ क्यूसी, आपके अगेंस्ट एलिगेशन आए हैं क्योंकि आपने नॉन कंप्लायंस किया, किससे? जो फर्म की कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी है, जो सिस्टम है उसके अगेंस्ट। ठीक है, जो सिस्टम है। ठीक है, अब देखो, कंप्लेन और एलिगेशन अंदर से भी आ सकते हैं, मे ओरिजिनेट विद इन और आउटसाइड द फर्म। तो एक आप क्या करो, क्लियरली डिफाइंड चैनल बना दो, जो अंदर के बंदे, आपको कोई भी कंसर्न होगा तो वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, अंदर के या बाहर के कोई भी बंदे, मतलब ये अंदर वाले बंदों के लिए विद इन द फर्म, कि वो आप तक पहुंच जाए विदाउट द फियर ऑफ रिप्रेजल्स, विदाउट द फियर ऑफ पनिशमेंट, विदाउट द फियर ऑफ उनको हटाया जा सकता है रिप्रेजल्स। ठीक है, तो द फर्म क्या करेगी? अब इन्वेस्टिगेट करेगी। क्या करेगी? जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाए उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेट करेगी। क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? जो कंप्लेंट एलिगेशन आए, तो ये सुपरवाइज कौन करेगा? सर वो पार्टनर करेगा। वो पार्टनर जो सुपरवाइज कर रहा है, एक बात याद रखी जाए इसमें कि वो पार्टनर उस वर्क में खुद इन्वॉल्व नहीं था, तभी तो वो सुपरवाइज करेगा।
ठीक है सर। और जो रिजल्ट आया इन्वेस्टिगेशन का, क्या वो इंडिकेट करता है कोई भी डिफिशियंसी किसमें, डिजाइन और ऑपरेशन, जो आपके डिजाइन आपने क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम बनाया उसके डिजाइन और ऑपरेशन में कोई भी डिफिशियंसी है क्या, क्या इंडिकेट करता है क्या। तो वेदर द रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट डिफिशियंसी इन द डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ द फर्म क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स और नॉन कंप्लायंस विद द फर्म सिस्टम ऑफ क्यूसी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, आपका SQC1 पूरा का पूरा कंप्लीट। अब अपन रिवाइज करेंगे ऐसे 220। ऐसे 220 क्या है, इस पे भी क्वालिटी कंट्रोल है, पर ये क्वालिटी कंट्रोल तब लगेगा जब आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी ऑडिट हो रही है पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हो तब क्वालिटी कंट्रोल की बातचीत में ऐसे 220 आता है। वो SQC1 पूरे फर्म के लिए आ रहा था। ठीक है, अब सुनो, इंगेजमेंट पार्टनर ऑफ ए टीम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल। जो इंगेजमेंट पार्टनर है वही रेस्पॉन्सिबल है इंगेजमेंट क्वालिटी, वही क्वालिटी कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है गाइस, एज पर एसेट 220। तो देखो एसेट 220 जो बना है वो प्रीमिस्ड ऑन द बेसिस दैट फर्म इज सब्जेक्ट टू SQC1। फर्म सब्जेक्ट टू SQC1 तो है, ये तो बेसिक है, इसी के बेस पे फिर एसेट 220 भी एप्लीकेबल होगा जब वो ऑडिट करने जा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ठीक है, अब सुनो एसेट 220 का, इसमें भी ऑब्जेक्टिव सेम ही है। ऑब्जेक्टिव यही है कि ऑडिट कंप्लाई करता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, ऑडिट रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट से, और ऑडिटर रिपोर्ट जो इशू हुई है वो अप्रोप्रिएट है। ये 2 पॉइंट अपन ने SQC में पढ़े थे, वही यहाँ पे बेसिक, वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख के दिया है। ठीक है, एसेट 220 किसके मॉडल से, मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ SQC1। ठीक है, उसी के लाइंस पे हमें पता है। इट डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर। ये कुछ मैटर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर्स की, उसमें हमने जो एलिमेंट्स पढ़ा था। अब एलिमेंट्स ये एसेट 220 में जब वहाँ पे भी क्वालिटी कंट्रोल की बात हुई है, यहाँ पे भी क्वालिटी कंट्रोल की बात हुई है, तो आपको क्या लगता है नए पॉइंट्स बनाएंगे? नहीं, वहीं से कॉपी करेंगे। आओ ये कॉपी कर लेंगे, लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉपी कर लेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट कॉपी कर लेंगे। एक चीज है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, यहाँ पे कॉपी कर लिया। फिर हमने कहा कि एक स्पेसिफिक इंगेजमेंट है। स्पेसिफिक इंगेजमेंट मतलब जो स्पेसिफिक इंगेजमेंट आप कर रहे हो, तो एसेट 220 में तो आप ऑडिट कर रहे हो ना, एसेट 220 में तो आप ऑडिट कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इधर आओ, तो इसमें क्या हो गया, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट, बस ये इतना चेंज कर दिया। उसके बाद में अब वापस आओ, यहां पे पॉइंट था HR का पॉइंट था ह्यूमन रिसोर्सेज का। अब इन्होंने क्या किया, यहां पे ह्यूमन रिसोर्सेज है, अब इधर इन्होंने क्या किया, इनको अच्छा नाम नहीं लगा, ह्यूमन रिसोर्सेज इनको अच्छा नहीं लगा, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग, सिंपल, वही अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो एक लीडर क्या, एथिकल लीडर एक्सेप्ट करेगा, खुद काम नहीं करेगा, असाइन करेगा टीम्स को, उससे एंगेजमेंट परफॉर्म कराएगा और खुद मॉनिटर करेगा, सिंपल, गुड टू गो। अब सुनो पहला पॉइंट, अब हम डिटेल में अब आराम से पढ़ते हैं। लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी और ऑडिट। लीडरशिप की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो लीडरशिप रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इंगेजमेंट पार्टनर। यहाँ पे इंगेजमेंट पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, किस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, फॉर दी ओवरऑल क्वालिटी ऑन ईच एंगेजमेंट। ठीक है गाइस, अब सुनो, जब वो ले रहा है ना ओवरऑल क्वालिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको एम्फेसिस देना है इस पे ए और बी। ए इंपॉर्टेंस देना है टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ इन 4 चीजों पे, और ये फैक्ट दैट क्वालिटी इज एसेंशियल इन परफॉर्मिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट। अब सुनो एक एक करके पढ़ते। इंपॉर्टेंस टू ऑडिट क्वालिटी ऑफ क्या, इधर देखो, परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट, पढ़ा हुआ है हमारा। फिर दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे कंप्लाई कर रहा है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से या लीगल रिक्वायरमेंट से। दूसरा कंप्लाई कर रहा है फर्म की QCP, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर से। ठीक है, उससे भी कंप्लाई किया, वेरी गुड। और इंगेजमेंट टीम की एबिलिटी होनी चाहिए, इंगेजमेंट टीम्स एबिलिटी टू रेज कंसर्न्स, कोई कंसर्न हो फटाक से ऐसा हाथ उठा, ऐसा कंसर्न है तो विदाउट दी फियर, बिना किसी रिप्रेजल्स के फियर, रिप्रेजल्स मतलब बिना किसी पनिशमेंट के फियर, बिना किसी मतलब उसको हटा देंगे ऐसा कोई उसके मन में डर नहीं होना चाहिए, वो अपने कंसर्न्स रेज कर सके। और उसके बाद में इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट दैट आर इन सर्कमस्टेंस। एक चीज देखो, पहला वाला पॉइंट ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट है कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर, और लास्ट वाला पॉइंट भी सेम है। फिर इन्होंने कहा कि आप इसमें पॉलिसी बना रहे हो, उससे भी कंप्लाई कर लो, और जो अपने कंसर्न्स है विदाउट फियर ऑफ रिप्रेजल्स, वो आप कंसर्न्स भी रेज कर लो। ठीक है, और फैक्ट की क्वालिटी एसेंशियल है पर जब आप कोई भी ये परफॉर्म कर रहे हो ऑडिट एंगेजमेंट। अब आप सेकंड चार्ट, ये चार्ट खत्म, आपका एसेट 220 खत्म।
फिर इसमें कुछ मिसलिनियस है वो पढ़ लेंगे। देखो रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट में कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करोगे, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप इनसे क्या है आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहले तो आइडेंटिफाई करो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। क्या है? आइडेंटिफाइंग अ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। और आइडेंटिफाई हो गया, और मतलब आइडेंटिफाई कर लो थ्रेट टू इंडिपेंडेंस जो सेफगार्ड बचा नहीं पाया, जो सेफगार्ड में नॉट बी एबल टू एलिमिनेट, जो उस थ्रेट को एलिमिनेट नहीं कर पाया या फिर रिड्यूस नहीं कर पाया, ऐसे थ्रेट्स जो इंडिपेंडेंस पे है उनको आइडेंटिफाई कर लो। आइडेंटिफाई करने के बाद में रिपोर्ट कर दो। रिपोर्ट किसको करोगे? रिपोर्टिंग बाय एंगेजमेंट पार्टनर टू द रिलेवेंट पर्सन टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन। रिलेवेंट पर्सन को आप क्या करो? रिपोर्ट कर दो और डिटरमाइन कर लो एप्रोप्रिएट एक्शन विच में बी एलिमिनेटिंग द एक्टिविटी, जिसकी वजह से ये थ्रेट आ रहा है, उस एक्टिविटी को खत्म करो, उस एक्टिविटी को खत्म करा थ्रेट खत्म, उस इंटरेस्ट को खत्म करो जो ये क्रिएट कर रहा है थ्रेट्स। और ये सब नहीं हो रहा तो विड्रॉ करो, बस बात खत्म, जहाँ पे लीगली परमिटेड है। और एक्सेप्टेंस सेम एज SQC1 जो अभी थोड़ी देर पहले अपन पढ़ के आए हैं। अभी असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, जो हम लोग वहाँ पे HR पढ़ते थे ह्यूमन रिसोर्सेज, यहाँ पे असाइनमेंट। तो असाइनमेंट में क्या है, इन्होंने कहा कि ऐसे बंदे लेके आओ जो जिनके पास अप्रोप्रिएट कंपिटेंस और कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। वेरी सिंपल, आगे बढ़ते हैं। इंगेजमेंट परफॉर्मेंस में ये याद रखनो कि इंगेजमेंट पार्टनर मतलब जो काम कर रहा है, जो ऑडिट कर रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्शन की, फॉर डायरेक्शन, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सुपरविजन की। अरे परफॉर्मेंस भी तो वही करेगा, काम कर भाई। परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट किसके हिसाब से करेगा? प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट। इसको लाइन को इतना बार पढ़ चुके हैं, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट याद होनी चाहिए। सुनो, उसके बाद में डायरेक्ट कर लिया, सुपरवाइज कर लिया, परफॉर्म कर लिया, रिव्यू करेगा। सर रिव्यू क्या? अगर वो एंगेजमेंट टीम से काम करवा रहा है तो रिव्यू तो करेगा, तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू करेगा ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने से पहले, ये उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, और उसकी एक जिम्मेदारी और ऑडिट कर रहा है भाई, एंगेजमेंट पार्टनर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने की जिम्मेदारी, ये तो बचपन से पता है सर। हाँ, उसके बाद में एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन लेगा, वो इंश्योर करेगा कि एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन ले चुके। सर एप्रोप्रिएट कंसल्टेशन कहाँ लेते हैं? डिफिकल्ट और कंटेसियस मैटर्स पे। वेरी सिंपल। अब सुनो, EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये हम लोग पढ़े। अब देखो लिस्टेड एंटिटीज के लिए मैंडेटरी होता है, तो फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटीज एंड अदर ऑडिट एंगेजमेंट इफ एनी फॉर विच फर्म हैज डिटरमाइंड दैट EQCR रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ना एंगेजमेंट पार्टनर की कुछ जिम्मेदारी होगी कि एंगेजमेंट पार्टनर को 3 चीज करनी है, डिटरमाइन करना है, डिस्कस करना और डेट करना है। डिटरमाइन, डिस्कस, डेट, डिटरमाइन, डिस्कस, डेट, डिटरमाइन, डिस्कस, डेट। डिटरमाइन ये करेगा कि जो काम उसने किया है, EQC रिव्यूअर अपॉइंट हो गया है तो उसका काम रिव्यू हो गया, तो डिटरमाइन ये करेगा कि दैट EQC रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड। वेरी इजी। उसके बाद में डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स जो अराइजिंग हुए ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट, इंक्लूडिंग दोज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द EQCR, मतलब ड्यूरिंग द रिव्यू, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हुआ है, कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई हुए, वो भी डिस्कस करेगा। सिंपल। किसके साथ करेगा? EQC, मतलब ये जो सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं EQCR करते समय, तो वो डिस्कस करेगा। ठीक है, और नॉट डेट द ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ EQCR। ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं डालना जब तक रिव्यू कंप्लीट नहीं, रिव्यू नहीं कंप्लीट हुआ तो आप ऑडिट रिपोर्ट कैसे इशू कर सकते हो? वेरी सिंपल। अब सुनो, EQCR को आपको इवैल्यूएशन करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ सिग्निफिकेंट जजमेंट। पर ये जो इवैल्यूएशन होता है इसमें कुछ चीजें, अब बताओ रिव्यू हो रहा है तो इसमें क्या इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, एक बात बताओ आप लोग। तो मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल बात मैं बता रहा हूँ। पहले तो डिस्कस करना, फिर रिव्यू करना। क्या करना? डिस्कस, रिव्यू, इवैल्यूएट, डिस्कस, रिव्यू, इवैल्यूएट। पहले अपन ने यहां पढ़ा डिटरमाइन, डिस्कस और डेट। डिटरमाइन, डिस्कस और रिव्यू और डेट। ठीक है, डिटरमाइन, डिस्कस और डेट। ठीक है, उसके बाद में अपन यहां क्या पढ़ रहे हैं? डिस्कस, रिव्यू, इधर अलग है, डिस्कस, रिव्यू और इवैल्यूएट। डिस्कस क्या करेंगे? सिग्निफिकेंट मैटर्स को डिस्कस क्या करेंगे अपन? सिग्निफिकेंट मैटर विद द एंगेजमेंट पार्टनर्स। आप कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर है वो डिस्कस करो। अब सुनो, रिव्यू किस चीज़ का होता है? सर रिव्यू होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सर रिव्यू किस चीज़ का करेगा? एंगेजमेंट, ये EQCR जो आया ना, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो आया है, वो पहले तो डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स जो एंगेजमेंट पार्टनर्स के साथ। वेरी गुड। इवैल्यूएशन में डिस्कस करेगा, उसके बाद रिव्यू करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और प्रपोज्ड ऑडिट रिपोर्ट का, फिर रिव्यू करेगा सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का, फिर इवैल्यूएट करेगा जो कंक्लूजन्स रीच्ड हुई है, जिस ऑडिट रिपोर्ट में कंक्लूजन जाती है वो कंक्लूजन का इवैल्यूएशन करेगा। फिर से एक बार देखते हैं, EQCR को ऑब्जेक्टिव
EQCR को ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन करना है सिग्निफिकेंट जजमेंट्स का, जो एंगेजमेंट टीम ने बनाया, जो कंक्लूजन रीच हुए हैं ऑडिट रिपोर्ट्स में, ठीक है, कंक्लूजन रीच इन फॉर्मुलेटिंग द ऑडिट रिपोर्ट। तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, पहले तो सिग्निफिकेंट मैटर्स का डिस्कशन होता है, फिर रिव्यू होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, हाँ सर, प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट का होगा, हाँ सर, फिर किसका होगा सर, सेलेक्टेड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का होगा, फिर इवैल्यूएशन किस चीज़ का होगा, कंक्लूजन रीच्ड का। दो चीज़ का रिव्यू, एक चीज़ का डिस्कशन, एक का इवैल्यूएशन, बात खत्म। EQCR रिव्यूअर जब लिस्टेड एंटिटीज का परफॉर्म कर रहा है तो उसको कुछ चीजें कंसीडर करनी चाहिए थी। EQCR इवैल्यूएशन ऑफ फर्म इंडिपेंडेंस करेगा, ये हम पढ़े हैं एसेट SQC1 में, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा। क्यों करेंगे, वो क्यों के मैंने 2 पॉइंट बताए कि भाई एक तो रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है, जजमेंट्स मेड हुआ है, वो 2 पॉइंट्स थे, ठीक है। सी में देखो अप्रोप्रिएट कंसल्टेशन का पॉइंट यहाँ पे आ गया, और ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे लिखा है वर्किंग पेपर्स, इधर आओ इधर आओ, ये रहा, देखो वेदर वर्किंग पेपर है ना, इधर वर्किंग पेपर की जगह ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन लिख दिया बस। बाकी सारे पॉइंट सेम है, आप सारे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया तो क्या करना है कि आपको फॉलो करने हैं फर्म की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर डीलिंग विद एंड रिजॉल्विंग द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, वो सेम है। उधर भी आप स्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे थे, यहाँ भी फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करो और उस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हटाओ। मॉनिटरिंग में आप पढ़ लेना क्या लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो डॉक्यूमेंटेशन का पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की मेमोरी टेक्निक लिख लो आप लोग। सुनो, आई कैन, देखो आई कैन ये हो गई, इधर लिख लो परफॉर्म कंप्लीट अनरिजॉल्व मैटर्स। आई कैन, फिर इधर क्या लिखोगे आप लोग, परफॉर्म कंप्लीट अनरिजॉल्व मैटर। अब आओ मैं आपको बताता हूं, ये चीजें डॉक्यूमेंट करनी है और कुछ नहीं है। इंगेजमेंट पार्टनर इनको डॉक्यूमेंट कर लेगा। आई मतलब जो इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए हैं, सर वो इश्यूज किसके रेस्पेक्ट से, कंप्लायंस विद रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट में कोई इशू आइडेंटिफाई हुआ है विद रेस्पेक्ट टू द कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट एंड हाउ दे वेर रिजॉल्व। सिंपल, आई अपना कंप्लीट हो गया। सी से सर कंक्लूजन है, तो सी का कंक्लूजन उठा लो ना, बगल में आई है तो कंक्लूजन किसका, कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, बात खत्म। वापस से सी उठाएंगे कंक्लूजन, और अब इधर आओ कंक्लूजन का, अब ए है था आई कैन, ये तो सी तो रखेंगे, अब क्या करेंगे, ए उठाएंगे, तो क्या है, कंक्लूजन रीच्ड रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। और एन से क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ एंड कंक्लूजन रिजल्टिंग फ्रॉम कंसल्टेशन अंडरटेकन, जो कंसल्टेशन लिए उससे जो कंक्लूजन निकली है, रिजल्ट्स हुई है, ठीक है। ये हो गया आई कैन। उसके बाद में EQCR रिव्यूअर भी, ये EQCR जब रिव्यूअर हुआ है इसके अलावा ये 3 चीज़ों का और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और इनका ध्यान रखना चाहिए। ये हम SQC1 में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, जो प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड है, जो प्रोसीजर रिक्वायर्ड है फर्म के पॉलिसीज में, वो EQCR में जो करते समय परफॉर्म हुए हैं ना, ठीक है। EQCR हैज बीन कंप्लीटेड, EQCR कब तक कंप्लीट होना चाहिए, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वेरी सिंपल। और रिव्यूअर को कोई भी ऐसे मैटर की जानकारी नहीं है, इज नॉट अवेयर ऑफ एनी अनरिजॉल्व मैटर दैट वुड हैव कॉज रिव्यूअर टू बिलीव कि जो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स लिए गए एंगेजमेंट टीम द्वारा और जो कंक्लूजन रीच हुए हैं, कौन कंक्लूजन, एंगेजमेंट टीम किसी कंक्लूजन पे रीच हुए हैं, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है गाइस। खत्म आपका एसेट 220, वेरी इजी। अब देखो SQC1 और एसेट 220 के हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं। SQC1 सर इंटायर फर्म पे होता है, ये पर्टिकुलर ऑडिट एंगेजमेंट पे होता है, नाम में ही पता। अब देखो हमने SQC1 का नाम पढ़ा था क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म दैट परफॉर्म्स ऑडिट, ठीक है, दैट परफॉर्म रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट, इन पे एप्लीकेबल, पर ये तो ऑडिट एंगेजमेंट के ही बस एप्लीकेबल होता है, इसीलिए ऐसे। अब सुनो, सेटिंग अप, इट रिलेट टू सेटिंग अप ऑफ QC सिस्टम, ये QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम का सेटअप होगा, लेकिन पूरे फर्म एज ए होल पे होगा, बट ये तो एप्लीकेबल टू ओनली ऑडिट एंगेजमेंट, बात खत्म, एक ही पॉइंट को घुमा रहे हैं। अब देखो, अब ये पूरा उन्होंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया, स्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फर्म कंप्लाई विद द फर्म एंड इट पर्सनल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, रेगुलेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, और जो रिपोर्ट हुई है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव पढ़े थे SQC1 का, वो सेम यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे इन्होंने लिखा कि SQC1 इज ए सीने क्वा नन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ एसेट 200, ये सीने क्वा नन, इसका मतलब ये होता है विदाउट विच, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आपके अभी
शरीर में से दिल निकाल दे, जान निकाल दे, अब खत्म, आप दिल के बिना आप मर जाओगे। तो अगर ऐसे 220 होगा ही नहीं, अगर SQC1 नहीं होगा तो ऐसे 221 कहाँ से होगा? तो विदाउट SQC1 देयर इज नो ऐसे 220, सिंपल सी बात है। ऐसे 220 के लिए SQC1 होना एसेंशियल है, तभी ऐसे 220 है, बस ये लिखा हुआ है, बस ये डिफरेंस अपने कंप्लीट। मिसलेनियस वाला पार्ट है, खत्म करते हैं। एक तो क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के बारे में, एक पीयर रिव्यू बोर्ड के बारे में और एक नफरा के बारे में दिया हुआ है। चलो पहले पीयर रिव्यू बोर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म फॉर रिव्यू है, ठीक है। तो पीयर रिव्यू बोर्ड में क्या, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय काउंसिल, ICAI की काउंसिल है, उसने बनाया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करेगा कि जब आप एश्योरेंस असाइनमेंट कैरी आउट कर रहे हो तो वो एश्योरेंस असाइनमेंट्स, तो उसमें ये दो ऑब्जेक्टिव है, सिंपल सी बात समझो कि टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आर कंप्लाइड विद बाय द मेंबर्स ऑफ ICAI। जो मेंबर्स ऑफ ICAI है उन्होंने TP, टेक्निकल, प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई किया, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी। बात खत्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर सिस्टम आर इन प्लेस, प्रॉपर सिस्टम क्या होना चाहिए, इन प्लेस होना चाहिए, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशंस विच एम्पली डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस, जो प्रोवाइड की है मेंबर्स के द्वारा, ठीक है, प्रोवाइड की गई है मेंबर्स के द्वारा। तो ये पीयर रिव्यू बोर्ड का पर्पस क्या है, तो इनहेंस होता है इससे क्वालिटी ऑफ प्रोफेशनल वर्क्स रिजल्टिंग इन मोर रिलायबल, अगर पीयर रिव्यू हुआ तो वो क्वालिटी इनहेंस होगी, इससे क्या होगा, मोर रिजल्टिंग इन मोर रिलायबल और यूजफुल ऑडिट रिपोर्ट्स पर काम, रिजल्ट्स रिजल्टिंग इन मोर रिलायबल एंड यूजफुल ऑडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। अभी पीयर रिव्यू का एक्सप्लेन डेफिनेशन दिया है। पीयर रिव्यू का डेफिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन है या फिर रिव्यू है, किसका, सिस्टम का या प्रोसीजर्स का, सिस्टम या प्रोसीजर्स का। तो डिटरमाइन क्या करते हैं, वेदर द सेम हैज बीन पुट इन प्लेस बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट फॉर इंश्योरिंग, इसमें इंश्योर क्या करते हैं, फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस, क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस एज इन envisaged by the TPE, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल और अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, उसके हिसाब से काम हुआ है, सिंपल सी बात है यार। अगर एक बार प्रैक्टिस यूनिट्स को सब्जेक्ट हो जाता है पीयर रिव्यूअर का, तो उस पर उस एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के रिकॉर्ड्स जो प्रिटेन कर रहे हैं पीयर रिव्यू पीरियड्स के, वो उन पर क्या होगा, पीयर रिव्यू एप्लीकेबल होगा। तो क्या आर सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन एंड रिव्यू बाय पीयर रिव्यूअर, सिंपल सा समझो, पीयर रिव्यू आपको एप्लीकेबल हो गया, तो उस जिस पीरियड में आपको पीयर रिव्यू एप्लीकेबल है, उस पीरियड रिव्यू के उस रिव्यू जिस पीरियड पे आपका पीयर रिव्यू का वो काम होगा, तो उसी के आपके कुछ एश्योरेंस, उस रिव्यू के जो एश्योरेंस एंगेजमेंट है उन पे पीयर रिव्यू बोर्ड उनमें से कोई भी वो सेलेक्ट करके आपका पीयर रिव्यू आपका कर सकता है, वो एग्जामिनेशन होंगे उनका। जब आपका कंप्लीट हो गया तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट मिल गया, पर इसमें आपका अनक्वालिफाइड रिपोर्ट जानी चाहिए। अगर क्वालिफाइड रिपोर्ट जाती है तो आपके प्रैक्टिसिंग यूनिट्स को बता दिया जाता है कि अलोंग विद रीजन की आपकी इसकी वजह से आपको पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी रिपोर्ट क्वालिफाइड है, आप इन पे काम करें, और आपके थोड़े दिनों के बाद में हम ड्यू डेट भी बता देते हैं फॉर कंडक्टिंग अ फॉलो ऑन रिव्यू, सिंपल। अब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड वहां पे काउंसिल ने सेटअप किया था पीयर रिव्यू बोर्ड, और ये कौन सेटअप कर रहा है, CG। बात करता हूं, इसमें क्या है, मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं CG से और काउंसिल ऑफ ICAI से, सिंपल है। फंक्शंस बता दो सर, QRB के RRG, रिकमेंड, रिव्यू और गाइड। रिकमेंड किसको कर सकता है यार, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, रिकमेंड किसको करेगा, काउंसिल को करेगा, काउंसिल वालों को करेगा, ICAI काउंसिल को करेगा, रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर, सिंपल। रिव्यू किसका करेगा, रिव्यू तो काम किसने किया है, पार्टनर्स ला CA लोग जो काम कर रहे हैं, मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग ऑडिट सर्विस, उनका रिव्यू होगा, ठीक है। और गाइड भी किसको करेगा, वो यार रिव्यू किया उसी को गाइड कर, तो टू गाइड द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द सर्विस एंड एड्रेस किससे, वेरियस स्टैट्यूटरी एंड अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब इसमें क्या होता है, जो क्वालिटी रिव्यू होता है ना, वो रिस्क बेस्ड अप्रोच के हिसाब से होता है। तो देखो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज आर आइडेंटिफाइड फॉर देयर ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बेस्ड अपॉन द ऑडिट रिस्क, बेस्ड अपॉन द रिस्क बेस्ड अप्रोच। क्या होता है, वो रिस्क बेस्ड अप्रोच के हिसाब से कंपनी आइडेंटिफाइड होती है, उस कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स का क्वालिटी रिव्यू होता है, ठीक है। द रिव्यू इज कैरिड बाय टेक्निकल रिव्यूअर जो इंपैनल होते हैं, QRB मतलब क्वालिटी रिव्यू बोर्ड द्वारा इंपैनल किए गए होते हैं, कहीं से भी पूरे अक्रॉस द कंट्री, सिंपल है। नफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, 132(1) सेक्शन के अंडर इसका कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। इसमें कुछ ड्यूटीज दिए, कुछ पावर दिए। ड्यूटी ये है कि ये मॉनिटर और कंप्लाई कर सकता है। मॉनिटर और कंप्लाई किससे करना है, विद AS और SA। ये मॉनिटर करेगा कि आपने किया है कि नहीं किया है, AS के और SA को आपने फॉलो किया है कि नहीं किया, ये मॉनिटर करेगा, और आप नहीं करते तो आपको इन्फोर्स करा सकता है कि आप इनसे कंप्लाई करो, सिंपल सी बात है। तो क्या कर रहा है, ओवरसी कर रहा है क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो मेंबर्स सर्विस दे रहे हैं ना, ओवरसी द क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ द प्रोफेशंस
associated with ensuring compliance with such standard and suggest measures for the improvement in the quality of service. सिंपल. अब पावर में देखो, पावर में सेम ऊपर का नीचे चिपका दिया, मॉनिटर करेगा, इन्फोर्स करेगा, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ओवरसी करेगा क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। इसके बाद एक बार इसमें और लिख दिया कि अब तो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। भाई क्या कर सकता है? अंडरटेक इन्वेस्टिगेशंस, सिंपल, फॉर सर्टेन क्लास ऑफ कंपनी जो इसके अंदर स्पेसिफाइड होंगी। देखो एक काम है, इनमें कौन सी कंपनीज इंक्लूड होती है? लिस्टेड कंपनीज इंक्लूड होती है, इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूड होती है, बैंकिंग कंपनीज इंक्लूड होती है और अदर कंपनीज इंक्लूड होती है जो रूल 3 में दी गई है। एक बात बताओ, क्यूआरबी और नफरा में एक डिफरेंस है क्या? ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट सर्विसेज ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी की क्वालिटी का रिव्यू कौन करेगा? नफरा करेगा। लिस्टेड कंपनी को हटा के कौन करेगा? क्यूआरबी करेगा। क्यूआरबी कैन रिव्यू द क्वालिटी ऑफ द ऑडिट सर्विसेज provided by the member of the institute only in respect of entities other than those specified in rule 3 है, उसके अलावा जो स्पेसिफाइड है रूल 3 के अंदर उसकी नफरा कर देगा क्वालिटी रिव्यू उसका, और बाकी कर देगा क्यूआर रिव्यू बोर्ड। सिंपल सी बात है, आपका चैप्टर खत्म। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।